मेरा पूरा परिवार आपका आभारी है। आपने दशकों से हमें, पीढ़ियों से हमें प्रेम दिया, हमें सम्मान दिया, और मैं बगैर झिझके ये कह सकती हूँ कि जितना भी हमारे पास है वो आप ही की देन है। बैठ जाओ, शांत हो जाओ। मेरे पिताजी आपके सांसद होते थे। 1981 में पहली बार यहाँ आए, चुनाव लड़ा। उस समय उनके भाई की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। उनके भाई आपके सांसद होते थे। तो मेरे परिवार से मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे भाई, सब परिवार के सदस्य आपके सांसद रहे हैं। सबने आपके लिए काम करने का प्रयास किया, यहाँ के विकास को करने का प्रयास किया। खास तौर से मेरे पिताजी के समय यहाँ बहुत तरक्की हुई। मैं हर मीटिंग में कहती हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ आई तब तमाम जमीन ऊसर थी। हम लोग देखते थे तो सफेद सफेद जमीन दिखती थी। आज जहाँ भी देखते हैं वहाँ हरियाली है। ये हरियाली अपने आप नहीं आई। ऊसर जमीन को सुधारने का कार्यक्रम मेरे पिताजी यहाँ लाए थे। यहाँ के सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, जितने भी साधन थे वो पिताजी यहाँ लाए। उसके बाद उन्होंने बहुत उद्योग खोले, BHEL, HAL, तमाम ऐसे उद्योग यहाँ खुले जिससे आपको सुविधा हुई और जिससे अमेठी की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जितनी भी बड़ी सड़कें आज अमेठी को देश भर से जोड़ती हैं, जितनी हाईवे यहाँ से गुजरती हैं, वो सब मेरी माताजी के कार्यकाल में यहाँ बनी। सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उड़ान अकेडमी जैसी अकेडमियां, डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट, संजय गांधी अस्पताल, ये सब मेरे परिवार के सदस्यों के कार्यकाल में यहाँ बने। तो आपको काम करके हमने दिखाया और यही हमारी क्षेत्र में पहचान बनी। आप जानते थे कि हमारे परिवार के सदस्य अगर आपके लिए काम करेंगे तो अहंकार के साथ आपके बीच नहीं आएंगे। बड़े से बड़े पद पर आसीन मेरे पिताजी जब प्रधानमंत्री रहे तब भी झुककर आपके सामने आए, खुद गाड़ी चलाकर बगैर तामझाम के आपके गांव में आया करते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे और उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश करते थे। उनके बाद भी मेरी माताजी आई, हमेशा आपसे प्यार से मिली। यहाँ पे उन्होंने नेत्र की शिविर खोले, अपनी हाथों से बच्चों की आंखों में दवा डाली, विकलांग कैंप खोले, तमाम ऐसे स्वास्थ्य के कार्य किए जिससे आपको सुविधा मिली, मेडिकल वैन चलाई और बाद में जब आपकी सांसद बनी तो बड़े बड़े काम भी किए। तो आपको मालूम था कि इस परिवार के सदस्य आपके लिए समर्पित हैं, आपकी सेवा करेंगे और आपके बीच ऐसे आएंगे जैसे आपके परिवार के सदस्य हों। कोई अहंकार के साथ नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, झूठ नहीं, जो काम नहीं कर सकते थे उसका भी आपको बता देते थे कि बहन नहीं, यहाँ ये सड़क बन नहीं पाएगी, लेकिन जितना हम कर पाएंगे हम करेंगे। तो झूठ की राजनीति नहीं थी। भाई के कार्यकाल में परियोजना द्वारा समूह बने, ये थोड़ी लंबी हूँ, झुकना पड़ रहा है।
मेरे भाई के कार्यकाल में भी यहाँ महिलाओं के लिए परियोजना बनाई गई जिससे समूह बने। मालूम नहीं कि आप में से कितनी महिलाएं उन समूह में थीं, लेकिन जो जो समूह में था उसका बहुत लाभ हुआ। तो इसी तरह से हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, कई योजनाएं शुरू की जिनसे आपका लगातार लाभ हुआ। कुछ सालों पहले आपकी जो आज की सांसद है वो यहाँ आई भाजपा से, और उनका मकसद सिर्फ यही था कि राहुल जी को चुनाव हराना है। वो इसलिए यहाँ नहीं आई कि आपके साथ कोई पारिवारिक रिश्ता था, इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ का विकास होगा, इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको ये समझ थी कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुलझाना है। वो सिर्फ एक मकसद से यहाँ आई, और वो एक नकारात्मक राजनीतिक मकसद थी। वो मकसद ये थी कि वो चुनाव यहाँ लड़ेंगी और राहुल जी को हराएंगी और पूरे देश का आकर्षण इस तरफ करेंगी कि देखिए ये अमेठी क्षेत्र है, यहाँ से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं और देखो यहाँ की जनता का क्या हाल है। तो जितना भी काम हुआ था उसके बारे में झूठ फैलाना, आपके जीवन में अगर तरक्की आई थी तो ये कहना कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये काम उन्होंने किया। देश भर के टीवी चैनलों से बात कर करके, हमारी आलोचना कर करके हमारे परिवार के बारे में झूठ फैलाए। हमने परियोजना शुरू की महिलाओं के लिए, उन्होंने ये कह दिया कि हमने जमीन लूटने के लिए की थी। हमने कोई और अच्छा विकास का कार्य किया तो उन्होंने उसको भी घुमा के कुछ और कह दिया। यही सिलसिला रहा, लेकिन किसी वजह से आपने मेरे भाई को चुनाव हराया और इन्हें विजयी बनाया। 5 सालों के लिए आपकी सांसद रही हैं। आपको तमाम वादे किए थे, कहा था कि चीनी 13 रुपए की मिलेगी। आज परिस्थिति है कि चीनी मिल ही नहीं रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए। उल्टा जो कार्य राहुल जी ने शुरू किए थे, जिनकी नींव उन्होंने डाली थी, वो भी आधे रुकवा दिए गए। राहुल जी ने यहाँ फूड पार्क की नींव डाली थी, कहा था कि यहाँ एक फूड पार्क बनेगा तो किसानों की बड़ी सुविधा होगी। यहाँ के किसान, रायबरेली के किसान अपनी उपज उस फूड पार्क में ला सकते थे, वहीं पे उसकी बढ़िया पैकेजिंग होती और पूरे देश भर में भेजी जाती। इससे किसान की कमाई बहुत बढ़ जाती, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। तो तमाम ऐसे विकास के कार्य थे जो बीच में रुक गए। यहाँ की राजनीति भी बदल गई। यहाँ की राजनीति जो आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की थी, वो सेवा की राजनीति थी, समर्पण की राजनीति थी। नेता आता था तो पूरी समझ से आता था कि जनता ने सब कुछ दिया है, अहंकार नहीं था उसमें। आज आपकी सांसद आती हैं, मंत्री हैं, 10 सालों से मंत्री रही हैं, इसी बात के आधार पर कि आपकी यहाँ पे चुनाव लड़ी। लेकिन अगर 5 ऐसे काम गिना सकती हैं जो अपने मंत्रालयों से उन्होंने अमेठी क्षेत्र के लिए किए हों, तो आपको फिर पता चले कि कम से कम कुछ किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है। जितने वादे किए उनको पूरा नहीं किया। आज आपके जीवन में तरक्की नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से वो आती हैं, भाजपा, उस पार्टी का यही इतिहास रहा है। बड़े बड़े वादे, जमीन पे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसे बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, कि दुनिया से काला धन लेकर वापस आएंगे और 15-15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। सच्चाई यह है कि आज मेरी बहनें महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं।
यहाँ बैठी हैं, जानती हैं कि जब दुकान जाती हैं आधे सामान छोड़ के आ जाती हैं, जानती हैं कि जब बच्चे का इलाज करना पड़ता है, बीमार पड़ता है, तो घबराहट होती है कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस कैसे भरेंगे। जानती हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, उसको विश्वविद्यालय भेजना है, प्राइवेट में उसकी पढ़ाई करनी है, या किसी परीक्षा के लिए ट्यूशन भेजना है, तो पैसे काफी नहीं होते। यहाँ खड़े मेरे भाई जो किसान हैं जानते हैं कि खेती से कमाई आजकल हो नहीं रही है। आप दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात को आप मचानों में जाकर खेतों की सुरक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं ताकि आवारा पशु न खा जाए, लेकिन फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है। आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो कर्ज लेना पड़ेगा, बेटी की शादी होगी तो कर्ज लेना पड़ेगा। और मोदी जी के 10 सालों के राज में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आपने बच्चों को पढ़ा भी लिया तो भी बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। आज 70 करोड़ बच्चे, नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज भारत में है। और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जब आपके सामने प्रचार के लिए आते हैं तो इसकी चर्चा नहीं करते कि 45 सालों में भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो की चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत में चुनाव है, चर्चा हो रही है पाकिस्तान की। आपके जीवन में मुश्किलें हैं, आप सामना नहीं कर पा रहे हो, और चर्चा हो रही है कि दूसरे राजनीतिक दल सब धर्म के विरोधी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं धर्म के विरोधी हैं। हमने इस देश को आजाद किया। महात्मा गांधी जी हमारे सबसे बड़े नेता रहे। महात्मा इसलिए कहलाए गए थे क्योंकि उनका पूरा आंदोलन धर्म, हिंदू धर्म की सीख पर आधारित था। हिंदू धर्म की सीख ये थी कि सत्य के पथ पर चलो, अहिंसा दिखाओ, और उन्होंने यही किया। उन्होंने दुनिया में एक अनोखा आंदोलन किया जिसमें हिंसा नहीं थी, और हम एक लौते वैसे देश बने, स्वतंत्र देश बना भारत, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को यहाँ से भगाया लेकिन हिंसा नहीं की। अहिंसा और सत्य के आधार पर एक आंदोलन किया जिससे वो झुक गए और वो चले गए। महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो महात्मा गांधी के मुंह से ये लफ्ज निकले, हे राम, हे राम, हे राम। उन्होंने ये पार्टी बनाई, अपनी शहादत से इस देश को इस देश की आजादी को सींचा, इस धरती को सींचा। उनके बाद जितने नेता रहे, देशभक्त रहे, महान, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, इंदिरा गांधी जैसी शहीद, राजीव गांधी जैसे शहीद, जिनको आज मोदी जी देशद्रोही कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। आज आपकी इतनी मुश्किलें हैं कि आप सुबह उठते हैं, घबराहट होती है कि एक और दिन कैसे निकालेंगे। 2-3 दिहाड़ी नहीं मिलती तो घर पे कोई भूखा सोता है। और हमारे प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर, आपसे भगवान के नाम पर वचन मांगते हैं कि आप भाजपा को वोट देंगे, लेकिन आपको काम नहीं गिनाते कि क्या किया आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए। ये हमारे देश की पूरी राजनीतिक परंपरा के विपरीत है, हमारे देश के धार्मिक परंपरा के विपरीत है। क्योंकि हमारे जितने भी गुरु रहे, जितने भी संत रहे, जितने भी महात्मा रहे, सबने कहा जनता की सेवा करो। सबने ये बात सिखाई, सबने ये बात सिखाई कि सच्चाई होनी चाहिए जन सेवा पे।
मोदी जी आपको रोज रोज झूठ गिनाते हैं। आपको ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी एक्सरे की मशीन लाएगी और आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र और आपके गहने ले लेगी और किसी एक कौम को पकड़ा देगी। मोदी जी ये बात कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि अगर 2 घर हैं तो एक घर कांग्रेस ले जाएगी, 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी कांग्रेस ले जाएगी। उन्होंने तो गुजरात में ऐसा भी कहा, हंस रही है मेरी बहन, ऐसा भी कहा कि अगर 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी। सही है। तो अब कांग्रेस की नेता आ गई अपने सामने, अपने भैंस पकड़ लो, कहीं मैं आके चुरा ना लूं। हंस रही हैं, लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, एक स्तर होता है, और आज प्रधानमंत्री जी ने खुद इस स्तर को गिरा दिया है। वो आपके सामने ये नहीं समझते कि आपको सच बोलना है, सोचते हैं कि झूठ बोल देंगे, सत्ता में आ जाएंगे, फिर क्या है, जनता तो सवाल उठाएगी तो हम उनको गिरफ्तार कर देंगे, मार पिटाई कर लेंगे उनकी। आज कोई पत्रकार सवाल नहीं उठाता। आपके यहाँ तो ये परंपरा थी, प्रधानमंत्री आते थे आपके घर, आप सवाल करते थे, कहते थे कि हमारा बिजली का खंभा नहीं लगाया राजीव जी तो वोट नहीं मिलेगा, डांटते थे। मैं बच्ची थी, देखती थी, चौंक जाती थी कि मेरे पिता को किसी ने डांट दिया। वो हंसते थे, कहते थे नहीं नहीं ये तो अच्छा है, यहाँ की जनता जागरूक है, जनता समझदार है, ऐसे करना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। आज ये माहौल बना है देश में कि कोई सवाल उठाता है, अपना हक मांगता है तो उसको पीटा जाता है, उस पे केस दर्ज हो जाते हैं, कानून मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। शिक्षा मित्रों ने 2 साल पहले एक आंदोलन किया छोटा सा, लखनऊ में बैठ गई कि भाई हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया, मानदेय बढ़ाओ। योगी जी की सरकार ने उनको पिटवाया, उनके हाथ तोड़े, टांगे तोड़ी और उनपे रासुका का कानून डाल दिया। रासुका मतलब राष्ट्र सुरक्षा कानून, मतलब उनको देशद्रोही का दर्जा देकर उनपे मुकदमा डाल दिया, और वो तो सिर्फ अपना मानदेय मांग रही थी। अब या तो आप वाह कर सकते हैं ऐसी सरकार की जो चुनी हुई सरकारों को गिरा दे, घूंस दे के, जो लोगों की आवाज बंद करे, लोगों को दबाए धमकाए, या आप समझ सकते हैं कि अगर लोकतंत्र खतरे में है आज तो आपके अधिकार खतरे में हैं। ये लोग सरकारों को गिराते हैं, विधायकों को 100-100 करोड़ का घूस देके, या उनपे मुकदमे दर्ज करके, या उनपे छापे मार के, उनपे दबाव डाल के, और हम चुप रहे, देश की जनता चुप रहे, जबकि आपने सरकार चुनी है। आपको समझना पड़ेगा आज कि अगर इस देश में लोकतंत्र कमजोर हो, अगर आप सरकारों को चुने और उन्हें इस तरह गिराया जाए, अगर आप सवाल नहीं उठा सकते बड़े से बड़े नेता से, अगर आप अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका नुकसान होने वाला है। हमारा संविधान आपको अधिकार देता है। क्या अधिकार? वोट का अधिकार, जिससे आप सरकार चुनते हैं, जिससे आप में, मेरे में, प्रधानमंत्री में, पुलिस के अधिकारियों में, एक गरीब किसान में कोई अंतर नहीं है। सबका एक ही वोट है, सबका वही मूल है लोकतंत्र में। ये सबसे पहला अधिकार। दूसरा अधिकार, आपको 5 किलो राशन का बोरा मिलता है? मिलता है? चलो, बांटा जाता है सरकार से, मोदी जी की फोटो चिपकाई जाती है उस पे, लेकिन वो भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने बनाकर आपको दिया, आपके संविधान ने दिया, आपके संविधान ने दिया। मनरेगा, जिससे आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है, ये आपको नौकरी का, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने संविधान में डाल के आपको दिया।
ये अधिकार संविधान देता है। आप नौकरी ढूंढने जाते हो, सरकारी नौकरियों में, सरकारी रोजगार में आरक्षण का अधिकार संविधान ने दिया। और आज मोदी जी के पार्टी के प्रत्याशी जगह जगह घूमकर कह रहे हैं कि 400 पार करिए, हम संविधान बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे इस देश में? यही मतलब है इसका कि आपका वोट का अधिकार, आपका आरक्षण का अधिकार, आपका भोजन का अधिकार, आपका रोजगार का अधिकार, आपका शिक्षा का अधिकार, आपका आंदोलन करने का अधिकार, आपको सब जवाब मांगने का अधिकार, सवाल उठाने का अधिकार, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोग लोकतंत्र का आदर नहीं करते। हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश इन्होंने 10 सालों में की। और इन 10 सालों में देश की सारी संपत्ति अपने खरबपति मित्रों को दे दी। क्या दिया? देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, सब कुछ बड़े बड़े खरबपतियों को। कौन सा? टेम्पो वाले मित्र को, टेम्पो वाले मित्र को, अडानी जी, अंबानी जी को। देश का एक एक हवाई अड्डा उनका है। उनके बेटे की शादी होती है, एक दिन में मोदी जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना देते हैं जामनगर में। और यहां तमाम शहरों में हवाई अड्डा तक नहीं है। पूरे देश को बेच डाला है, इन लोगों को दे दिया है, सारी संपत्ति दे दी है। बड़े बड़े सरकारी कारखाने में रोजगार बनता था, स्थायी रोजगार मिलता था, पुराना पेंशन मिलता था। आज आस्ते 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 थोड़ा थोड़ा कर करके सबका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण में आरक्षण नहीं मिलता, स्थायी रोजगार नहीं मिलता। मालिक तय करता है कि निकाल दो, निकल गए। और परिस्थितियां क्या है कि बेरोजगारी, महंगाई से आप दबे जा रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी बड़े बड़े खरबपतियों के माफ करते हैं। किसान का 1 रुपया माफ नहीं है। किसान टैक्स भर रहा है, जीएसटी टैक्स भर रहा है हर खेती के सामान पर। और बड़ा खरबपति, उसकी टैक्स नहीं बढ़ रही है। टैक्स आप भरे, मौज करे वो। और उसने खुद कमाया है तो ठीक है, मौज करे। इस देश में यह है, कोई कमा सकता है, करे मौज, कोई बात नहीं। लेकिन देश की संपत्ति सरकार आपको पकड़ा रही है और फिर मौज कर रहे हो, ये गलत बात है। ये गलत बात है। देश की संपत्ति आपकी है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आज के दिन पता करिए, मेरी बात पे मत जाइए, पता करिए। कर्नाटका में हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 2000 रुपए आज के दिन जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं। ये जो 5 किलो का राशन आपको यूपी में मिल रहा है, जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी 35 किलो का राशन मिल रहा था। ये आवारा पशु जो आपके खेत चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने गौशालाओं को मजबूत किया, महिलाओं को रोजगार दिया, समूह बनाए, गोबर खरीदा। सरकार ने गोबर खरीदा लोगों से, ताकि आवारा पशु को घर पे रखें और उस गोबर से गोबर गैस बना के आपके गांव में भेजा। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमा रही थी सिर्फ गौशालाओं में रोजगार लेकर। गौशालाओं से जो दूध मिल रहा था, उसकी पैकेजिंग सब कुछ सिखा के महिलाओं से बिकवा रहे थे, ताकि महिला की आमदनी हो जाए। ये होता है समस्या का हल करना। रोजगार मिल रहे हैं कांग्रेस के प्रदेशों में, किसान के कर्ज माफ किए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जब सरकार थी, राजस्थान में 25 लाख का बीमा दिया, ताकि गरीब परिवारों के लिए जो बीमार पड़ जाता है उसके स्वास्थ्य की हर सुविधा 25 लाख रुपए तक मुफ्त मिली। ऐसे लोग हैं राजस्थान में जो इस सुविधा से हार्ट का ऑपरेशन कर पाए, 1 पैसा नहीं दिया।
कैंसर का ट्रीटमेंट किया, एक पैसा नहीं दिया। ब्रेन की सर्जरी की, एक पैसा नहीं दिया। ये होती है सही नीतियां, ये होती है सही नीतियां। ये सारी चीजें मोदी जी कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो ये कोयले के खदान, ये बंदरगाह, ये हवाई अड्डे, ये सड़कों के ठेके, ये आप कैसे देते अपने दोस्तों को? कहते हैं कि 10 सालों में मोदी जी ने जो किया है वो 70 सालों में नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं क्या किया है, क्या किया है? शक, संदेह पैदा किया है समाज में, फूट फैलाया है। चुनाव हर बार आता है, हिंदू मुसलमान कर दो भाई जीत जाएंगे, फॉर्मूला बना दिया है चुनाव के लिए। जवाब मत दो जनता को, जनता को ये मत बताओ कि विकास क्या कर रहे हो, ये तमाम नौजवान खड़े हैं, इनको मत बताओ कि 30 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं। यही किया है, एक रोजगार नहीं बनाया। जहां जहां से रोजगार बनता था वो सब ठप हो गया है। खेती से बनता था, छोटे दुकानदारों से, छोटे बिजनेस से बनता था। नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, खेती में जीएसटी लाए, सब ठप हो गया। न खेती से कमाई होती है, न खेती में रोजगार मिलता है, न छोटे दुकानदार, न छोटे बिजनेस से रोजगार मिलता है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां को तो दे दिया अपने दोस्तों को, रोजगार कहां से आएगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा अगर देश के भविष्य को ही आपने ठप कर दिया? सेना का निजीकरण, क्या कह रहे हैं? बहुत गहरी बात कही आपने, बाबा ने। ठीक है, सेना की बात की। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बच्चे दौड़ लगाते हैं 3-4 बजे सुबह। क्यों? इसलिए कि सेना में भर्ती हो जाएंगे, स्थायी रोजगार मिल जाएगा, देश के लिए हम शहीद हो भी जाएंगे तो हमारे परिवार को सुरक्षा मिलेगी। और हमारी ये इच्छा है, हमारी ये देशभक्ति है, हम दिखाना चाहते हैं हम सेना में जाएंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, सरहद पे खड़े हो जाएंगे। कितनी सुंदर आशा है। मोदी जी ने ये तोड़ दी, पूरी तरह से खत्म कर दी। जितने भी बच्चे परिश्रम कर रहे थे, आज सेना में भर्ती होंगे तो अग्निवीर बन जाएंगे, 4-5 सालों में घर आएंगे, फिर से नौकरी ढूंढेंगे। अगर शहीद हो भी जाएं तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और सुन लीजिए, जब अफसर होता है, कोई बड़े घर का बच्चा होता है और अफसर बन जाता है सेना में, वो शहीद होगा तो उसको पूरी सुरक्षा मिलेगी, उसको सब मिल जाएगा, पेंशन मिलेगा शहीद का। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, हर स्तर पे हो रहा है भाई, हर स्तर पे हो रहा है। ये तो एक प्रतीक है, एक मिसाल है, मैं अग्निवीर कह रही हूं, लेकिन हर स्तर पे हो रहा है। क्यों? उत्तर प्रदेश का किसान 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर ले, उसका कर्ज माफ नहीं करोगे और बड़े खरबपति का माफ कर दोगे। ये अन्याय है। कितनी मेहनत करती है मेरी बहनें, मेरे भाई, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए कर्ज लेते हैं, मेहनत करते हैं, किसी भी तरह कैसे भी कर सकते हैं, आपको शिक्षित करना है, आपको रोजगार नहीं मिलता। क्या ये अन्याय नहीं है? 30 लाख पद खाली पड़े हैं सरकार में, क्या ये अन्याय नहीं है? तो राहुल भाई जो आपके सांसद थे, उन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर 4000 किलोमीटर किए मणिपुर से मुंबई तक। क्यों? ये समझने के लिए कि कहां कहां अन्याय हुआ है, और एक न्याय पत्र निकाला उन यात्राओं के बाद
न्याय पत्र में ये लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किस तरह से इस अन्याय को ठीक करेगी, आपको कैसे न्याय देगी। मैं बताती हूँ, तुम अगर स्नातक पास हो तो जितने भी नौजवान स्नातक पास हैं उनका अधिकार बन जाएगा कि उन्हें रोजगार मिलना ही है। सरकार से 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। हमारी सरकार अगर बनेगी, हम महिलाओं के गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उनके खाते में सालाना 1 लाख रुपए डलवाएंगे, हर महीने 8,500 रुपए। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड आएगा। आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको मदद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे कारोबार, मध्यम कारोबार मजबूत हो ताकि उनसे रोजगार बने। 30 लाख खाली पद हमारी सरकार आते ही हम भरना शुरू करेंगे, भर के दिखाएंगे। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की बहनें, आपके मानदेय के लिए केंद्र से जो राशि आती है उसको दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए। सरकार में आधे रोजगार, सारे पहले के जो आरक्षण है उनके तहत आधे रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। मतलब ओबीसी में आधी ओबीसी महिलाओं को भी मिलेंगी, एससी में आधी महिलाओं को भी मिलेंगी। उसके अलावा खेती के जितने भी सामान हैं उन पे से जीएसटी हटाएंगे, उनको सस्ता करेंगे। आज आपको उपज का दाम नहीं मिलता, कानूनी अधिकार बनेगा किसानों का कि कोई भी सरकार आए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा। जैसे आज मोदी जी की सरकार को 5 किलो राशन देना पड़ता है, मजबूर है वो, और मनरेगा में आपको रोजगार देना पड़ता है, मजबूर है वो, उसी तरह से हम उनको मजबूर करेंगे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दें अगर उनकी सरकार आए हमारी सरकार के बाद। किसानों के लिए आपको आजकल भुगतान नहीं मिलता अगर नुकसान होता है खेती का, कानून बनाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा। मजदूरों के लिए 400 रुपए से कम दिहाड़ी कानूनी उल्लंघन होगा। आपको कम से कम 400 रुपए की दिहाड़ी देनी पड़ेगी। जो नहीं देगा वो कानून का उल्लंघन करेगा, उस पे कार्रवाई होगी। नौजवानों के लिए पेपर लीक के खिलाफ हम सख्त कानून लाएंगे ताकि अगर पेपर लीक हो तो सख्त कार्रवाई हो। ये सारी चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। मैंने आपसे कहा प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जहां जहां हमारी प्रदेश सरकारें हैं ये काम हो रहे हैं, ये काम आज के दिन हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आप कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो आपके लिए नीतियां बनेंगी, और अगर आप फिर से भाजपा की सांसद को जिताएंगे और भाजपा की सरकार लाएंगे तो 5 साल और इसी गरीबी की दलदल में रहेंगे। आपकी मदद के लिए कुछ नहीं होगा, एक रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होगी, सिर्फ नाटक और नौटंकी होगी। जब सिलेंडर 400 रुपए का था, आपकी सांसद सिलेंडर पे बैठ के पत्रकारों से बात करती थी, हमारी सरकार थी तब, कि सिलेंडर देखो 400 का हो गया है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब 1200 का हो गया इनके राज में। इनका मुंह बंद है, कुछ नहीं कह रही हैं। सब नाटक है, नौटंकी है और आपके जज्बातों के से खेलने वाली राजनीति है। आपने यहाँ अमेठी में पूरे देश को दिखाया कि सही राजनीति क्या होती है। आपने अपनी जागरूकता दिखाई देश को कि बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को डांट देते थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री पैदल आते थे आपके गांव में। तो आपको यहां से संदेश भेजना पड़ेगा पूरे देश को कि ये प्रधानमंत्री जो हमेशा साफ सुथरे लगते हैं, जो दूर से जनता को ऐसे कर लेते हैं लेकिन जनता के बीच आने का कष्ट कभी नहीं करते, उनको हमें सही दिशा दिखानी पड़ेगी। देश को सही दिशा दिखाओ,
किशोरीलाल शर्मा जी 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। इस पूरे संसदीय क्षेत्र की गली गली जानते हैं, यहाँ का गांव गांव जानते हैं, यहाँ का गांव गांव जानते हैं। अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ इनके साथ और मैं बोलूं किशोरी भैया ये सड़क कब बनाई, बता देंगे ये आपके पिताजी ने बनवाई, और ये वाली फैक्ट्री ये माता जी के समय में आई, अब नहीं चल रही है। क्यों, क्या हुआ, इसमें ये समस्या खड़ी हो गई। ये सड़क क्या है, ये सांसद निधि से बनी थी या पीएम निधि से योजना से बनी थी। इसमें खड़ंजा कब लगा ये बता देंगे कि इस सन इसमें लगा था। इस पे कहाँ मरम्मत की जरूरत है, कहाँ पानी की जरूरत है, कहाँ बिजली की जरूरत है, कहाँ शिक्षा के संस्थानों की जरूरत है, ये सब कुछ जानते हैं। आप हमें दरख्वास्त देते थे, हम किशोरी जी को देते थे, जाइए किशोरी जी जांच करिए, पता करिए, समस्या हल करिए। इसीलिए आज हमने आपके लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी ढूंढा है। अहंकार नहीं दिखाएंगे, आपके बीच आपकी तरह आएंगे, आपके परिवार समान रहेंगे और आपकी हर समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इनके साथ हम हैं, भैया हैं, भैया रायबरेली लड़ रहे हैं, भैया भी हैं, हम भी हैं, सब साथ में काम करेंगे आपके लिए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आप बहुत इंतजार भी किया मेरी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। 20 तारीख को पहले नंबर पर बटन है हाथ के पंजे के सामने, उसको दबाइए। उसको दबाएंगे तो एक आवाज आएगी, टू की आवाज आती है, आवाज आनी चाहिए और एक पर्चा निकलेगा। पर्चे में भी पंजे का निशान होना चाहिए, उसको ध्यान से आप देखिए। इनको भारी से भारी बहुमत से जिताकर कांग्रेस को विजयी बनाइए। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, धन्यवाद।